ज्योग्राफी की इस लेक्चर सीरीज के लेक्चर नंबर 8 में आज हम विंड्स को फिर से कंटिन्यू करेंगे। आज हम विंड्स में क्या पढ़ने जा रहे हैं वो हम देखेंगे। इस लेक्चर में हम एयर मासेस के बारे में पढ़ेंगे, एयर मासेस क्या होते हैं, देन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एयर मासेस की, देन हम फ्रंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रंट्स क्या होते हैं, देन कुछ हम फैक्ट्स देखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आपने अपने नोट्स में जो है उनको मार्क कर लेना है और इनको जो है बार बार रिवाइज करना है ताकि आप जो है इनको एग्जाम में भूले नहीं। देन मिस्ट्री स्लाइड रहेगी एक, देन प्रीवियस लेक्चर के जो एमसीक्यूज हैं जो आपको दिए गए थे एज एन असाइनमेंट, उनके आंसर्स हैं इसमें, और इसके बाद रहेंगे आपके प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज जो आपको सॉल्व करने हैं और उनका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में आपने मेंशन करने हैं। फर्स्ट हम एयर मासेस से स्टार्ट करेंगे। एयर मासेस जो है बेसिकली आप ये डायग्राम देख लीजिए यहाँ पे कि क्या है। जो ब्लू है वो आपको कोल्ड एयर बताएगी, जो लाइट पिंक कलर है वो वार्म एयर को बता रही है, और जो डार्क पिंक कलर है वो वार्मर एयर को बता रही है। अब आपने ये डायग्राम देख ली, अब थोड़ा सा एयर मासेस के बारे में हम जान लेते कि होते क्या है, देन हम फिर इस स्लाइड पे वापस आएंगे ताकि हम एयर मासेस को अच्छे से देख पाए। प्रीवियस स्लाइड्स में हमने देख लिया था एयर मासेस का, बट अब हम रीजन देखते हैं कि एयर मासेस बनते कैसे हैं, देन हम प्रीवियस स्लाइड पे जाके जो है डिस्कशन करेंगे। तो होता क्या है, यहाँ पे लिखा है व्हेन एन एयर मास रिमेन्स ओवर द होमोजेनियस एरिया फॉर सफिशिएंटली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इट एक्वायर्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरिया। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल एक लैंड सरफेस है, अगर वहां पे बहुत ही ज्यादा हीट पड़ रही है, मतलब बहुत ही ज्यादा सनलाइट पड़ रही है और टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा है, तो आपको पता है एयर हर जगह होती है, एयर हर जगह होती है, तो इसके ऊपर जो एयर होगी, इस लैंड सरफेस के ऊपर जो एयर होगी वो भी हॉट होगी या वार्म होगी। क्लियर है? तो इस लाइन के बोलने का मतलब ये है कि जब कोई एयर पॉकेट किसी भी एक एरिया के ऊपर बहुत लंबे टाइम तक रहती है तो वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अपना लेती है। तो इसका मतलब है अगर ये लैंड सरफेस जो है हॉट हुई, अगर ये लैंड सरफेस जो है हॉट हुई तो इसके ऊपर जो एयर पॉकेट प्रेजेंट है वो भी हॉट या वार्म होगी। ओके, और इसी तरह से अगर कोई कोल्ड सरफेस है, कोई कोल्ड सरफेस है, तो उसके ऊपर अगर कोई एयर पॉकेट होगी, उसके ऊपर अगर कोई एयर पॉकेट होगी तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे होगी, तो वो होगी कोल्ड। क्लियर है? ऐसे ही होगा। जहां जब ठंड होती है तो लैंड हमारी ठंडी होती है तो हवाएं भी ठंडी ठंडी चलती हैं। जब गर्मियां होती हैं तो जमीन भी हमारी बहुत ज्यादा गर्म होती है तो गर्म हवाएं चलती हैं, लू जैसी हवाएं चलती हैं, ऐसे ही होता है। तो वही इसके बोलने का मतलब है कि कोई भी एयर पॉकेट जब किसी भी एरिया पे लंबे टाइम तक रहेगी तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उस एरिया जैसी हो जाती है। अब नेक्स्ट लाइन क्या लिखी है, द एयर विद डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, द एयर विद डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड एन एयर मास। अब होता क्या है, ये लैंड सरफेस एरिया है, फॉर एग्जाम्पल इसका टेम्परेचर मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है। क्लियर है? तो इसके साथ जो एयर टच कर रही है, इस लैंड के साथ जो एयर की फर्स्ट लेयर जो टच कर रही है उसका टेम्परेचर भी अप्रोक्सीमेटली 40 डिग्री सेल्सियस होगा, यही होगा। तो जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर बढ़ते जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। बट उसके बोलने का मतलब क्या है कि एयर पॉकेट की या एयर मास की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो भी टेम्परेचर इस लेयर का होगा वही साथ वाली लेयर का होगा, क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो होमोजीनियस है और यूनिफॉर्म है। क्लियर है? यही बोला उन्होंने। और जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर बढ़ते जाएंगे तो टेम्परेचर भी डिफरेंट होगा, ह्यूमिडिटी भी डिफरेंट होगी और प्रेशर भी डिफरेंट होगा। बट अगर हॉरिजॉन्टल लेवल पे उसको देखा जाए तो वेरिएशंस बहुत कम होते हैं या नहीं, ना के बराबर होते हैं। क्लियर है? तो थर्ड लाइन जो लिखी है, लिटिल और नो वेरिएशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के तरफ को या तो बहुत ही कम वेरिएशन होंगे या माइन्यूट होते हैं या बिल्कुल ही नहीं होते हैं। क्लियर? अब आपको एयर मास के बारे में पता चल गया कि एयर मास कैसे बनते हैं, कि अगर किसी भी लैंड सरफेस एरिया पे कोई भी एयर पॉकेट जो है या एयर जो है बहुत लंबे टाइम तक रहती है तो वो उस लैंड सरफेस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको अपना लेती है और एयर मासेस जो है बन जाते हैं। क्लियर है? अब एक बार हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब आपने देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट टेरिटरीज होती हैं, ऐसा ही होता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये दिल्ली है या हरियाणा है,
या आप मान लीजिए पंजाब है, कि ये पंजाब है और एक तरफ हिमाचल है, एक तरफ पंजाब है एक तरफ हिमाचल है, दोनों की बाउंड्री एक दूसरे से लगती है। पंजाब में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, पंजाब में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो होता क्या है, तो वहां पे जो एयर मासेस होंगे, वहां पे जो एयर मासेस होंगे वो हमारे वार्म एयर मासेस होंगे, वार्म एयर मासेस होंगे, और जो भी हिमाचल में एयर मासेस बनेंगे वो कोल्ड एयर मासेस होंगे, वो कोल्ड एयर मासेस होंगे। ऐसा ही होता है, जो पंजाब में होंगे वो वार्म एयर मासेस होंगे और जो हिमाचल में होंगे वो कोल्ड एयर मासेस होंगे। अब आपको पता है क्योंकि बाउंड्री पे तो वार्म जो है कोल्ड की तरफ को जाएगा अपनी एक वेलोसिटी से, और कोल्ड जो है वो वार्म की तरफ को जाएगा। ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये चीज आपने समझ लेनी है, एयर मास जो है वो लैंड की कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करेंगे, जिस एरिया के साथ वो जुड़े हुए हैं। क्लियर है। अब ये एयर मास हर जगह होते हैं, बट मोस्ट प्रोमिनेंट कहाँ पे होते हैं, मोस्ट प्रोमिनेंट होते हैं मिड लैटिट्यूड एरिया में, मिड लैटिट्यूड एरियाज में, मींस 30 to 60 डिग्री के वहां पे जो टेम्परेट एरिया होता, टेम्परेट या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं, जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं या टेम्परेट रीजन होते हैं, वहां पे जो एयर मासेस हैं वो फॉर्म होते हैं। टेम्परेट एरियाज में या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन्स में हमारे एयर मासेस जो हैं वो फॉर्म होते हैं। क्लियर है। अब दोबारा से इस पिक्चर पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है ये कोल्ड एयर मास है, ये वार्म एयर मास है। अभी हमने डिस्कस किया था कि फॉर एग्जाम्पल ये पंजाब वाला एरिया है, यहाँ पे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ये पंजाब का एरिया है और ये हिमाचल का एरिया है, मान लिया, या कोई मान लो ये यूपी का एरिया है तो ये उत्तराखंड का एरिया है, तो मान लो। तो होता क्या है, हमने बोला था वार्म जो एयर होती है वो लाइटर होती है, तो वो हमेशा ऊपर की तरफ को जाएगी, वार्म जो है वो हमेशा ऊपर की तरफ को जाएगी, और कोल्ड जो होती है हमेशा सबसाइड करती रहती है क्योंकि वो डेंस होती है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि वार्म एयर मास जो है कोल्ड एयर मास से ऊपर की तरफ को जा रही है, यही हो रहा है। तो यही मैं आपको बताना चाहती थी, ये एयर मासेस में यही चीज इंपॉर्टेंट है आपके जानने के लिए। तो आगे हम चलते हैं, आगे जो है क्लासिफिकेशन है एयर मासेस की, एयर मासेस की क्लासिफिकेशन है। अब ये बेसिकली क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे की गई है, ये किस बेसिस पे की गई है कि सोर्स रीजन क्या है एयर मासेस का। विंड के केस में हमने पढ़ा था, विंड का जो नाम है वो सोर्स पे डिपेंड करता है कि कौन सा सोर्स है। हमारा जो मॉनसून था वो भी बेसिकली विंड की डायरेक्शन पे डिपेंड करता था कि विंड का ओरिजिन क्या है, विंड का सोर्स क्या है, उस के ऊपर डिपेंड करता था। यहाँ पे जो एयर मासेस की क्लासिफिकेशन है वो भी हमारे सोर्स के ऊपर डिपेंड करेगी कि सोर्स क्या है हमारा। तो आपने ये याद रखना है, ऑल ओवर द ग्लोब, ऑल ओवर द ग्लोब अर्थ के केस में 5 मेजर सोर्स रीजन है और 5 मेजर जो है एयर मासेस हैं। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको कोई भी ऐसे 6 यहाँ पे 5 चीजें लिखी गई हैं, बट आपको कोई भी अलग से ऑप्शन बना के दिया जा सकता है क्या ये एक एयर मास है, तो आपने इसको भी जो है नोट्स में जो है नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि ऑल ओवर द ग्लोब, ऑल ओवर द अर्थ सिर्फ 5 जो है, 5 ही टाइप के जो एयर मासेस हैं वो पाए जाते हैं। तो कौन कौन से हैं, फर्स्ट है मैरीटाइम ट्रॉपिकल, फर्स्ट है मैरीटाइम ट्रॉपिकल, सेकंड है कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, देन थर्ड है मैरीटाइम पोलर, फोर्थ है कॉन्टिनेंटल पोलर, फिफ्थ है कॉन्टिनेंटल आर्कटिक। आपने ये पांचों के पांचों जो है वो याद कर लेने हैं। वैसे इनको याद करने की ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैरीटाइम का मतलब होता है वाटर से रिलेटेड होता है मैरीटाइम, कॉन्टिनेंटल जो होता है वो लैंड से रिलेटेड होता है। अब आपको पता है हमारा जो ग्लोब है, हमारा जो ग्लोब है किस किस में डिवाइडेड है, इक्वेटर है, ट्रॉपिकल रीजन है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन को पोलर रीजन भी बोला गया है। तो देखिए ट्रॉपिकल रीजन में हमारे कॉन्टिनेंट भी होते हैं और हमारे ओशंस भी होते हैं। तो फर्स्ट हो गया वो कॉन्टिनेंटल एयर मास हो गया, या कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास हो गया, और दूसरा क्या हो गया मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास हो गया, और तीसरा क्या हो गया, तीसरा पोलर रीजन को अगर ले तो पोलर रीजन में हमारा कॉन्टिनेंट्स भी होते हैं और हमारा मेरीन एरियाज भी होते हैं। तो ऐसे ही पोलर एरियाज में एक एयर मास का नाम हो गया कॉन्टिनेंटल पोलर और दूसरे का नाम हो गया मैरीटाइम। ठीक है। अब जो पांचवा एयर मास है वो है हमारा कॉन्टिनेंटल आर्कटिक।
कॉन्टिनेंटल, आर्कटिक है हमारा 5th एयर मास। तो यही 5 एयर मासेस के आपने नाम याद रखने हैं। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है बहुत सीधे सीधे। अगर आपने यहाँ पे पढ़ लिया और इस चीज को अपने नोट्स में नोट कर लिया तो आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आंसर मार्क करने के लिए। देन यहाँ पे एक नोट दिया गया है, वो ये है, ट्रॉपिकल एयर मास जो होते हैं वो वार्म होते हैं, वाइल पोलर एयर मासेस आर कोल्ड। इसका रीजन तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो भी सन है वो ज्यादा से ज्यादा ट्रॉपिकल एरियाज तक जाता है और पोलर एरियाज हमारे मोस्टली जो हैं वो आइस से ऑक्यूपाइड होते हैं, आइस या स्नो से ऑक्यूपाइड होते हैं। तो इसीलिए जो पोलर एयर मासेस होंगे वो हमारे ठंडे होंगे और जो हमारे ट्रॉपिकल एयर मासेस हैं वो हमारे वार्म होंगे। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। हमने एयर मासेस के बारे में पढ़ लिया है, अब हम फ्रंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि फ्रंट्स कितने टाइप के होते हैं। फ्रंट होता है, एक होता है कोल्ड फ्रंट, एक होता है वार्म फ्रंट, एक होता है स्टेशनरी फ्रंट, देन होता है ऑक्लूडेड फ्रंट। उसके बाद दो फिनोमिनाज हैं, फ्रंटोलाइसिस और फ्रंटोजेनेसिस। अब थोड़ा सा आपको बता देते हैं। पहले प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने आपको बताया कि एयर मासेस दो तरीके के होते हैं। एयर मासेस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है वार्म एयर मास होता है और दूसरा कोल्ड एयर मास होता है। क्लियर है? अब होता क्या है, अब आपने ये देखना है कि फ्रंट्स के नाम क्यों रखे गए, कोल्ड फ्रंट क्यों रखा गया, वार्म फ्रंट क्यों रखा गया, स्टेशनरी फ्रंट क्यों रखा गया और ऑक्लूडेड फ्रंट क्यों रखा गया है। कोल्ड फ्रंट के केस में क्या होता है, आपको पता है कि दो एयर मासेस होंगे, एक हॉट एयर मास है, एक हॉट एयर मास है, देन हमारा एक कोल्ड एयर मास होगा, एक हमारा कोल्ड एयर मास होगा। होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिखाया गया कि जो ये पिंक है, पिंक कलर है, वो वार्म एयर मास को शो कर रहा है, वार्म एयर मास को शो कर रहा है, और हमारा जो ब्लू कलर है वो हमारा कोल्ड एयर मास को शो कर रहा है, कोल्ड एयर मास को शो कर रहा है। जब ये हॉट एयर मास और कोल्ड एयर मास एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो इनकी ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री दिखाई दे रही है ऐसे कोल्ड एयर मास और हॉट एयर मास के बीच में, इन दोनों के बीच में फ्रंट्स बनते हैं। हमेशा बाउंड्री पे ही फ्रंट बनेगा। अब पता कैसे चलेगा कि ये कोल्ड फ्रंट है या वार्म फ्रंट है, डिपेंड करता है जो हमारे कोल्ड फ्रंट है, जो डिपेंड करता है हमारा जो एयर मास है उसकी वेलोसिटी पे, कि उसकी वेलोसिटी क्या है या उसकी इंटेंसिटी क्या है। उसके बेसिस पे हम जो है फ्रंट्स को डिफाइन करते हैं, फ्रंट्स का नेम करते हैं कि वो कोल्ड फ्रंट है या वार्म फ्रंट है। तो पहले आएंगे एयर मासेस। एयर मासेस जो है एक दूसरे से टकराएंगे, अगर एक वार्म एयर मास है और एक कोल्ड एयर मास है तो दोनों एक दूसरे से टकराएंगे और उनकी बाउंड्री पे जो है फ्रंट्स बनेंगे। बस आपने ये याद रखना है, एयर मासेस की वजह से ही फ्रंट्स बनते हैं। और अगर दोनों एयर मासेस होमोजीनियस हैं, कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब टेम्परेचर, प्रेशर या ह्यूमिडिटी उनकी एक जैसी है, तो वो दोनों एक दूसरे से मिक्स कर जाएंगे। अगर उनकी प्रॉपर्टीज जो है अलग अलग हैं, टेम्परेचर अलग है, प्रेशर अलग है या ह्यूमिडिटी अलग है, एनी ऑफ देम, तो उनके बीच में जो है कोलिजन होगा, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है तो उनके बीच में हमारे फ्रंट्स फॉर्म होंगे। ये तभी फ्रंट्स हमारे तभी फॉर्म होंगे जब उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट रहेंगी। ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसको नोट कर लेना है। देन हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, ये फ्रंट्स को तो मैं आगे आपको डिस्क्राइब करती हूँ, कोल्ड फ्रंट के बारे में और वार्म फ्रंट के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि अगर जो कोल्ड एयर मास है उसकी वेलोसिटी, इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी तो कोल्ड फ्रंट बनेंगे। इसी तरह से वार्म फ्रंट कब बनेंगे, जब वार्म एयर मास का जो वेलोसिटी है या इंटेंसिटी है वो ज्यादा रहेगी तो बनेंगे वार्म फ्रंट्स हमारे। स्टेशनरी फ्रंट्स कब बनते हैं, जब दोनों की वेलोसिटी या इंटेंसिटी सेम है तो दोनों एक दूसरे के आसपास आके जो है रुक जाएंगे, तो बन जाएगा स्टेशनरी फ्रंट्स। और ऑक्लूडेड फ्रंट्स क्या होते हैं, ऑक्लूडेड फ्रंट्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे आइडिया दे देती हूँ। जब दो कोल्ड एयर मासेस के बीच में, जब दो कोल्ड एयर मासेस के बीच में एक हॉट एयर मास आ जाए, दो कोल्ड एयर मासेस के बीच में एक हॉट एयर मास आ गया तो क्या होता है, ये दोनों कोल्ड एयर मासेस जो हैं अंदर की तरफ को इसको मारेंगे, टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, तो होता क्या है कि कोल्ड एयर मास जो है नीचे स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा और हॉट एयर मास जो होता है वो ऊपर की तरफ को चला जाता है। जब ये ऊपर की तरफ को चला जाएगा तो कैसा कैसा फॉर्म हो जाएगा, किस तरह का फॉर्मेशन होगा, ये दो कोल्ड एयर मासेस हैं और ये ऊपर एक हॉट एयर मास बन जाएगा, ये एक हॉट एयर मास बन गया।
तो इस फिनोमिना को बोलते हैं ऑक्लूडेड, इसको बोलते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट। ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है वो फ्रंटोलाइसिस देख लेते हैं। फ्रंटोलाइसिस क्या होता है? अब लाइसिस का मतलब होता है किसी चीज का डिस्ट्रक्शन, किसी चीज का डिस्ट्रक्शन, या बहुत कॉमन वर्ड यूज किया जाता है डिसिपेशन या डिसिपेशन। ठीक है, जब फ्रंट्स डिसिपेट होते हैं या डिस्ट्रक्ट होते हैं तो उस फिनोमिना को बोला जाता है फ्रंटोलाइसिस। फ्रंटोजेनेसिस जो है वो फ्रंटोलाइसिस का ऑपोजिट है, तो इसका मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट्स, इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट्स। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट चलते हैं। पहले हम देखते हैं कोल्ड फ्रंट्स क्या होते हैं। मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, यहाँ पे लिखा है कोल्ड फ्रंट इज द लीडिंग एज ऑफ द कूलर मास ऑफ एयर एट ग्राउंड लेवल दैट रिप्लेसेस द वार्मर मास ऑफ द एयर। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है वो मैं आपको पीछे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि अगर एक वार्म एयर मास है और एक कोल्ड एयर मास है, अगर कोल्ड एयर मास की वेलोसिटी और इंटेंसिटी ज्यादा है तो वो क्या करेगा? कि बहुत तेजी से आएगा और इस हॉट एयर मास को ऊपर की तरफ को रेज कर देगा। वो क्या करेगा? जब किसी के पास ज्यादा जोर होता है या ज्यादा किसी के अंदर पावर होती है तो वो क्या करता है? दूसरे को उसकी सीट से हटाने की कोशिश करता है। तो ऐसे ही कोल्ड एयर मास के अंदर जो है इंटेंसिटी और इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, अब इसके अंदर पावर ज्यादा है, तो क्या करेगा? वो बोलेगा सारा एरिया तो मैं ही ऑक्यूपाई करूंगा, तो हॉट एयर मास जो है उसको वहां से रिप्लेस करने की कोशिश करेगा। और हॉट एयर मास की उसने जगह ले ली, तो जब जगह ले ली तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कि कोल्ड फ्रंट फॉर्म हो गया है, मतलब कोल्ड ने जो है वो जगह घेर ली है। ऐसे ही होता है। अब देखो यहाँ पे इस डायग्राम से देखो, ये कोल्ड एयर मास आ रहा है और ये एक वार्मर एयर है। तो क्या हुआ? कोल्ड एयर मास जो है वो इधर को आ रहा है, इधर को आ रहा है, तो दोनों के बीच में जो है फ्रंट फॉर्मेशन हुआ। जब दोनों मतलब कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास जो है एक दूसरे से टकराए, जब दोनों एक दूसरे से टकराए तो उसके बीच में एक फ्रंट फॉर्मेशन होती है। ये आपको मैंने प्रीवियस बता दिया कि क्या कैसे फ्रंट फॉर्मेशन होती है। अब कोल्ड एयर मास जो है वो इसी डायरेक्शन में चलता ही जा रहा है, इस डायरेक्शन में चलता जा रहा है। अब वो चलता जा रहा है तो उसके अंदर इतनी ज्यादा पावर है कि वो हॉट एयर मास की जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो जब वो हॉट एयर मास की एयर को ऑक्यूपाई कर रहा होगा तो हॉट जो एयर मास है वो ऊपर की तरफ को रेस कर जाएगा, जो हॉट एयर मास है वो ऊपर की तरफ को रेस कर जाएगा। ऐसे ही होता है। और जब वो ऊपर की तरफ को रेस कर जाएगा तो बनेंगे क्लाउड्स। यहाँ पे बनते हैं क्लाउड्स। जब वार्म एयर मास जो है ऊपर की तरफ को जाएगा तो बनेंगे क्लाउड्स और होगी हमारी प्रेसिपिटेशन, होगी हमारी प्रेसिपिटेशन। तो ये प्रेसिपिटेशन जो होती है माइल्ड लेवल की होती है, ज्यादा हाई जो है प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। इस केस में माइल्ड जो है हमारी प्रेसिपिटेशन होती है। नेक्स्ट जो है हम आते हैं वार्म फ्रंट के ऊपर कि वार्म फ्रंट्स क्या होते हैं। इस तरह से आपको कोल्ड फ्रंट के बारे में बताया था उस तरह से वार्म फ्रंट के बारे में है कि फॉर एग्जांपल यहाँ से वार्म एयर मास आ रहा है, यहाँ से कोल्ड जो है एयर मास जो है आ रहा था। अब वार्म एयर जो है उसके अंदर ज्यादा पावर है या ज्यादा वेलोसिटी है, तो उसने क्या किया? उसने कोल्ड एयर मास को आगे की तरफ को पुश कर दिया। ये देखो कोल्ड एयर मास को उसने आगे की तरफ को पुश कर दिया और उसकी जगह को घेरने की कोशिश की इसने। तो फिर भी क्या होगा? इसको घेर रहा है बट क्योंकि ये वार्म है और लाइटर है तो ये ऊपर की तरफ को जाएगी। वार्म है, लाइटर है, ये ऊपर की तरफ को जाएगी और इसका टेम्परेचर कूल डाउन होगा। यहाँ पे क्लाउड्स बनेंगे और इस केस में भी प्रेसिपिटेशन होगी। बट ये केस प्रीवियस केस से कैसे अलग है? क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था? वहां पे कोल्ड एयर मास जो थी वो वार्म एयर मास को पुश कर रही थी, ऐसे ही हो रहा था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? वार्म एयर मास जो है वो कोल्ड एयर मास को जो है पुश कर रही है आगे की तरफ को। तो इस केस में क्या है? जो वार्म एयर है उसकी वेलोसिटी भी हायर है और उसकी इंटेंसिटी या पावर बोल लो कि हायर है, इसीलिए वो कोल्ड एयर मास को आगे को पुश कर पा रही है। अब आपको वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास के बीच में या वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया? अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ डाउट है तो आप लेक्चर को रिवाइंड करके एक बार दोबारा से सुन लीजिए। नेक्स्ट आते हैं हम स्टेशनरी फ्रंट्स पे कि स्टेशनरी फ्रंट्स क्या होते हैं। स्टेशनरी फ्रंट्स क्या होते हैं? जब कोई भी कोल्ड एयर मास या वार्म एयर मास दोनों आते हैं और दोनों की पावर, इंटेंसिटी और वेलोसिटी सेम है, तो क्या होगा? दोनों एक जगह पे आके रुक जाएंगे, दोनों एक जगह पे आके रुक जाएंगे और वहीं पे एक फ्रंट फॉर्मेशन होगी। तो इस फ्रंट को बोला जाता है स्टेशनरी फ्रंट।
जहां पे दोनों एयर मासेस की वेलोसिटी और इंटेंसिटी सेम है, तो उस केस में जो फ्रंट फॉर्मेशन होगा दोनों के बीच में, उसको स्टेशनरी फ्रंट बोला जाता है। क्लियर है? अब होता क्या है, हमें ये पता है कि वार्म एयर का नेचर क्या होता है, क्योंकि हवाएं जो हैं वो ये हल्की हैं, तो ये हल्की हवाएं ऊपर की तरफ को जाएंगी, ऊपर की तरफ को जा रही हैं और बनाती हैं क्लाउड्स। इन्होंने भी क्लाउड्स बनाए और की प्रेसिपिटेशन की। अब होता क्या है इस केस में, जब स्टेशनरी फ्रंट्स बनते हैं तो वेदर कैसा होता है, क्लाउडी वेदर होता है, बादल होंगे, और या तो हमारी लाइट प्रेसिपिटेशन होगी या तो हैवी प्रेसिपिटेशन होती है। दोनों तरीके की प्रेसिपिटेशन हो सकती है, मतलब दोनों तरीके की बारिश हो सकती है, या तो हल्की होगी या तो बहुत ही ज्यादा जोरदार बारिश होगी। ये होता है स्टेशनरी फ्रंट्स के केस में। ओके, देन आते हैं हमारे ऑक्लूडेड फ्रंट्स। ऑक्लूडेड फ्रंट्स के केस में मैंने आपको बताया था थोड़ा सा कि दो कोल्ड एयर मासेस रहते हैं। यहाँ पे देख लो, एक कोल्ड एयर मास ये है, दूसरा कोल्ड एयर मास ये है। अब इन दोनों के बीच में वार्म एयर मास आया था और इन्होंने वार्म एयर मास को ऊपर की तरफ को रेज कर दिया। ये वार्म एयर मास को अपने बीच में इन्होंने फंसा के ऊपर की तरफ को रेज कर दिया, और दोनों ने कोशिश की कि नीचे जो वार्म एयर मास की जगह है वो ये घेर ले, ऐसी कोशिश की इन्होंने। इसीलिए उन्होंने जो हॉट एयर मास था उसको ऊपर की तरफ को धक्का दे दिया। तो जब इन्होंने इस एयर मास को ऊपर की तरफ को धक्का दिया तो बने हमारे क्लाउड्स। तो हमारे क्लाउड्स बने और फिर हुई बारिश, फिर हुई हमारी बारिश। ऐसा ही हुआ। तो अगर इसमें अभी किसी को भी डाउट है, या तो आप थोड़ा कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा अगर किसी भी जगह पे आपको कोई डाउट है तो, वरना आप इस लेक्चर को दोबारा रिवाइंड करके भी एक बार सुन लीजिए, ताकि आपको सारे के सारे फ्रंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं अच्छे से। नेक्स्ट कुछ फैक्ट्स हैं हमारे फ्रंट्स के बारे में या इस एयर मासेस के बारे में। तो फ्रंट्स जनरली मिड लैटिट्यूड्स में होते हैं। मिड लैटिट्यूड्स मैंने आपको बता दिए कौन सा होता है एरिया। मिड लैटिट्यूड एरिया होता है हमारा टेम्परेट रीजन वाला। टेम्परेट रीजन वाला जो एरिया होता है वो हमारा होता है मिड लैटिट्यूड या मिडल लैटिट्यूड्स बोलते हैं। फ्रंट्स के केस में क्या होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा जल्दी से टेम्परेचर ड्रॉप होता है। अब आपको ये बात तो समझ में आ गई, एक कोल्ड एयर मास है तो एक हॉट एयर मास है। तो जब यहाँ पे फ्रंट जहां पे बना होगा, एक तरफ कोल्ड है और एक तरफ हॉट है, यहाँ पे अगर टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस भी है या 28 डिग्री सेल्सियस भी है, तो जो टेम्परेचर का वेरिएशन है वो एकदम से ड्रॉप होता है। इन फ्रंट्स पे जो टेम्परेचर का वेरिएशन है या प्रेशर का वेरिएशन है वो एकदम से ही बहुत ज्यादा ड्रॉप होता है। ये बात आपने याद रखनी है। फ्रंट्स पे जो है स्टीप ड्रॉप होता है, स्टीप चेंज होता है टेम्परेचर और प्रेशर का। ये चीज आपने एग्जाम के पॉइंट से नोट करके रखनी है, या मैंने आपको पहले बता दिया, फैक्ट्स में जितनी भी चीजें आपको दी गई हैं ये आपने अपने नोट्स में लिख लेनी है या आपने अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेनी है। देन there is abrupt change in the temperature and pressure along the fronts. फ्रंट्स के along जो होता है वो abrupt change होता है टेम्परेचर और प्रेशर का। क्लियर है? नेक्स्ट जो है, यहाँ पे आपको आज मिस्ट्री स्लाइड में आपसे पूछा गया है कि बॉम्ब साइक्लोन के बारे में। बॉम्ब साइक्लोन के बारे में आपसे पूछा गया है, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि बॉम्ब साइक्लोन्स क्या होते हैं और इसको मिस्ट्री स्लाइड में क्यों डाला गया है और इसका क्या रिलेशन है एयर मासेस से और फ्रंट से। इसका क्या रिलेशन है एयर मासेस एंड फ्रंट से, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर के एमसीक्यूज के जो आपको आंसर्स दिए गए हैं वो आप देख लीजिए, टैली कर लीजिए जो आपने मार्क किए हैं। प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू जो आपने आज अटेम्प्ट करने हैं, इनके आंसर्स जो हैं आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। अब हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में पढ़ेंगे। देन अपकमिंग लेक्चर में हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में पढ़ेंगे। देन हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में पढ़ेंगे।